एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत चाहे वह वाणिज्य, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक वर्ग का छात्र हो, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है, उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। संक्षेप में इस पाठ की व्याख्या भी की जाएगी। तो सर्वप्रथम आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में मैं बताऊं तो डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय अर्थात BHU से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। यहीं से इन्होंने DLit की भी उपाधि प्राप्त की। इनको संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन था। आज हिंदी साहित्य में अगर निबंध की बात की जाए तो डॉक्टर अग्रवाल उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। इस उच्च कोटि के विद्वान की जो मृत्यु हुई सन 1967 में, इस महान आत्मा को नियति ने हमसे छीन लिया। अगर साहित्यिक अवदान की बात की जाए, सेवाओं की बात किया जाए, तो डॉक्टर अग्रवाल पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक पद पर भी कार्य किए थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्राग ऐतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप भी प्रस्तुत किया। अगर कृतियों की बात किया जाए तो इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, किंतु निबंध संग्रह इनके सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, भारत माता भूमि, वाग्धारा। शोध प्रपत्र की बात की जाए तो पाणिनिकालीन भारत। भाषा शैली की बात किया जाए तो इनकी भाषा शैली में एक पांडित्य के दर्शन होते हैं। तो हिंदी साहित्य में अगर इनकी भाषा शैली में अगर निबंध की बात की जाए तो इनका जो ये राष्ट्र का स्वरूप है, यह एक प्रकार से विचारशील निबंध है। विचार प्रधान शैली में इन्होंने इस निबंध को बृहद रूप से लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने अपने इस निबंध में उदाहरण शैली का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में इस महान विभूति का जो स्थान की अगर बात किया जाए तो ये सुललित निबंधकार के रूप में ये एक स्थापित साहित्यकार माने जाते हैं। अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। तो बच्चों, आपके समक्ष जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लिए लेखक के अनुसार किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 आवश्यक अंग होते हैं। वो भूमि होता है, जन होता है एवं संस्कृति। यानी पहला अंग क्या है? भूमि है। राष्ट्र का प्रथम यानी एक राष्ट्र के निर्माण का जो प्रथम अंग होगा वह भूमि होता है। अब भूमि के बारे में पौराणिक काल से हमारी मान्यता है कि भूमि का निर्माण अनंत शक्ति ने किया है, देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। भूमि वास्तव में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है, यानी प्रत्येक मनुष्य का यह दायित्व है कि वह अपने जिस क्षेत्र में रह रहा है उस भूमि के महत्व को समझे। क्योंकि यह भूमि जो है विभिन्न प्रकार की संपदाओं से भरा हुआ है, बहुमूल्य निधियां इसमें पाई जाती हैं। देश की भूमि की उपजाऊ शक्ति, जल बरसाने वाले मेघ, वहां की वनस्पति, पृथ्वी के गर्भ में
अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं आदि का पूर्ण ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां जिस भूमि पर वह बसा है, व्यक्ति मनुष्य बसा है, वह उस भूमि के प्राकृतिक तत्वों का संवर्धन करे, उसके महत्व को समझे। देश के नागरिकों से लेखक ने आह्वान करते हुए कहा है कि इस भूमि के प्रति जो है अपना स्नेह, अपनी भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। प्रत्येक युवा को अपने भूमि के महत्व को समझना चाहिए और उसके प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है अपना समर्पण रखना चाहिए। हमें विज्ञान के साधन तथा अपने श्रम से राष्ट्र की भौतिक समृद्धि करनी होगी। कहने का तात्पर्य कि जो भी हम वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं उसका प्रयोग राष्ट्र के निर्माण के लिए करें, राष्ट्र के विध्वंस के लिए नहीं करें। जो भी आजकल शक्तियां हैं, चाहे किसी भी देश में अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं और उसके लिए वैज्ञानिक साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, आपसे मेरे द्वारा भी और साथ में लेखक के द्वारा भी यह आह्वान किया जाता है कि जो भी हमारे देश में संसाधन हैं, चाहे जो भी वैज्ञानिक खोजें हैं, उनका प्रयोग राष्ट्र के संवर्धन के लिए किया जाए, राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाए, न कि राष्ट्र की अवनति के लिए किया जाए। दूसरा तत्व लेखक के अनुसार जन। स्वाभाविक बात है कि अगर भूमि होनी चाहिए तो जन का भी महत्व उतना ही है, क्योंकि अगर जन नहीं होंगे तो वह भूमि निर्जन हो जाएगी। और इस भूमि पर बसने वाले जन हैं, उनकी भावनाएं कैसे होनी चाहिए कि पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जिस प्रकार एक माँ के साथ बच्चों का जो है, पुत्रों का जो है प्रेम अगाध होता है, माँ से लगाव ज्यादा होता है, तो जब इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर आएगी कि यह पृथ्वी हमारे माता सदृश है, तो हमारा उसके साथ गहरा संबंध जुड़ता जाएगा। जन के कारण ही पृथ्वी और जन का संबंध जड़ नहीं चेतन होता जाएगा। पृथ्वी को माता मानने की जो भावना है वह राष्ट्रीयता को जन्म देती है। इसी भावना के कारण मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं आनंद का भाव जुड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे अंदर इस प्रकार की भाव होता है कि पृथ्वी हमारी माता है, तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा जो है समर्पण बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार माता जो है समस्त पुत्रों को समभाव से स्नेह करती है, समभाव से समर्पण करती है, उसी प्रकार यह जो पृथ्वी माता है, इसमें जो भी बहुमूल्य निधियां हैं, जो भी संसाधन है, वह इस पृथ्वी पर बसने वाले समस्त नागरिकों को, समस्त मनुष्यों को समभाव से समर्पण करती रहती है। आगे लेखक ने कहा है जन शीर्षक के माध्यम से कि भारत जो है पर विविधता है, भारत में विविधता है, अनेक भाषा, अनेक धर्म के लोग हैं और वह इस भूमि पर बसते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए समस्त जनों में अगर भ्रातृभाव होगा, तो स्वाभाविक तौर से सभी भाइयों में माता के प्रति जिस प्रकार स्नेह होता है, वैसे ही इस पृथ्वी के प्रति भी स्नेह बना रहेगा। जन्मभूमि को जननी मानकर उसके प्रति उसकी पूज्य भाव से जब वहां का जन अपने कर्तव्य पालन में जुड़ता है, तब राष्ट्र की बहुमुखी प्रगति होती है। जब जितने भी जन लोग हैं आपस में अपने आप को भाई समझें, और जब भाई समझेंगे तो पृथ्वी को अपनी माँ समझेंगे, और जब माँ समझेंगे तो हर एक पुत्र का यह कर्तव्य हो जाएगा कि अपनी माँ की सेवा की जाए, अपनी पृथ्वी की माता की सेवा की जाए। तो निश्चित रूप से वो जिस जगह पर, जिस राष्ट्र में इस प्रकार के लोग होंगे, वह राष्ट्र जो है बहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तीसरा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्र के स्वरूप में, जो तीसरा शीर्षक है वह संस्कृति है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है, और बिना संस्कृति के
राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि संस्कृति जो है वह जीवन रूपी मनुष्य के जीवन का एक तरह से कहा जाए तो मस्तिष्क है, और बिना मस्तिष्क के अगर शरीर आपका बलवान दिखाई देता है तो बिना मस्तिष्क के उस शरीर का महत्व भी नगण्य हो जाता है। जिस प्रकार एक पुष्प में, क्योंकि लेखक ने कहा है, बहुत सुंदर सूक्ति कहा है कि जीवन विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी जीवन रूपी जो पौधे का निर्माण हुआ है, जो वृक्ष का निर्माण हुआ है, वह संस्कृति के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार एक पौधा बहुत देखने में आपको सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अगर उसमें पल्लवित पुष्प नहीं है, पुष्प पल्लवित नहीं है, तो क्या होगा, वह पौधा आकर्षण का केंद्र नहीं होगा। अब वही बगल में अगर एक पौधा है, उसमें पुष्प पल्लवित है, तो निश्चित तौर पे वह जो है सबको अपनी ओर खींचेगा। तो उसी प्रकार जिस देश में रहने वाले व्यक्ति सुसंस्कृतवान नहीं होंगे, उस देश की उन्नति कदापि संभव नहीं है। संस्कृति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसके अभाव में, संस्कृति के अभाव में जो मनुष्य है वह निष्प्राण है, क्योंकि संस्कृति के द्वारा ही जीवन का मार्गदर्शन होता है। लेखक ने बार बार ये कहा है कि जीवन विटप का पुष्प संस्कृति है। राष्ट्र के विभिन्न जनों की संस्कृति के समन्वय से ही राष्ट्र संस्कृति का विकास संभव होता है। राष्ट्र का जन्म साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि अनेक रूप से अनेक भावों को प्रकट करता है। इसमें आनंद की एक सूत्रता सर्वत्र विद्यमान प्रतीत होती है। तो अंत में लेखक क्या कहते हैं कि जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, और जहां भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रहना चाहता है, बल्कि अपने वरदान से पुष्प करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उसी राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो यानी हम ऐसे राष्ट्र, लेखक बार बार कहते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप के लिए इन तीनों तत्वों में संतुलन आवश्यक है, और बिना इन तीनों तत्वों के संतुलन से एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।